हेलो एवरीवन। आज हो गया आपका 5 जनवरी और 5 जनवरी के जितने भी हमारे मोस्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू का करंट अफेयर्स है उसको देखेंगे। देखिए, पहला जो हमारा एडिटोरियल है वो महिलाओं के श्रम पर दिया गया है कि महिलाओं श्रम कितनी करती हैं लेकिन उनका कोई ध्यान नहीं देता है। उस पर एक कोट लिया गया है जो आपका प्राचीन प्रसंग मैरी कालियर की आवाज़ में लिखा गया है। जब फसल आती है तो हम खेत में जाते हैं और आपके साथ गेहूं काटने में भी मदद करते हैं, या फिर हम अनाज की बालियां बीनने जाते हैं और कोई भी श्रम तुच्छ नहीं, चाहे वह कितना भी साधारण क्यों ना हो। इसको लिखा था 1739 में द बुमसर लेबर ने, ठीक है। और मैरी कालियर की आवाज़ में इसे बोला गया है। यह 18वीं शताब्दी की कविता आज भी प्रासंगिक है। महिलाओं का श्रम हमेशा से अदृश्य और अमान्य रहा है, ठीक है। उनको माना नहीं किया है उनके काम को। तो उसी को देखा गया है कि यहाँ पे जो एडिटोरियल है हमारा, महिला श्रम की अदृश्य दास्तान, ठीक है। महिलाओं का जो काम है उसको कोई देखा नहीं करता है। घरेलू देखभाल और भावनात्मक श्रम की पहचान और मूल्यांकन की बहुत सारी चुनौतियां साथ ही अपना काम करती हैं। देखिए, इसमें पहला है लैंगिक श्रम विभाजन के ऐतिहासिक निर्माण क्या है। प्रोफेसर एंटोला पिको कैम्ब्रिज के तर्क हैं कि मानव प्रजनन के जैविक पहलुओं का उपयोग श्रम के लैंगिक विभाजन के ऐतिहासिक और सामाजिक पहलुओं को छिपाने के लिए किया जाता है, ठीक है। उत्पादन की प्रक्रिया और श्रम के सामाजिक पुनरुत्थान के बीच अलगाव ने महिलाओं की अधीनता को पारंपरिक संदर्भ में नए रूप में शक्ति संबंध बनाए हैं। महत्वपूर्ण निष्कर्ष ये है कि महिला श्रम को गैर उत्पाद मानने की प्रथा महिलाओं के अधीन बनाए रखने का निरंतर साधन है। समझ रहे हैं? यानी महिलाओं को जो गैर उत्पादक मानने की प्रथा जो महिलाओं को अपने अधीन बनाने का एक साधन है, यानी उनको कभी भी सामने नहीं आने देना। अब है अदृश्यता की जड़ें, यानी संरचनात्मक विश्लेषण क्या है। यह प्रोफेसर शिरीन राय का तर्क है कि गरीबी और हिंसा के संदर्भ में यह श्रम वालों को लगातार बताया जाता है कि उनका रोजमर्रा का श्रम भुगतान किया गया है और अवैनैतिक दोनों उत्पादन में गिना जाता है। आर्थिक प्राथमिकताएं क्या है कि जीडीपी वृद्धि पर नियंत्रण ध्यान देखिए, जीडीपी वृद्धि पर नियंत्रण ध्यान और भौतिक बुनियादी ढांचों में निवेश, नीतिगत उपेक्षा, जो हमारा नीतिगत उपेक्षा है उसको भी देखभाल कार्य के उत्पादक श्रम के द्वितीयक रूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। सामाजिक संरचनाएं के रूप में देखेंगे तो पुरुष कमाऊ रोजगार को प्राथमिकता देता है और सामाजिक बुनियादी ढांचों की अनदेखी कर देता है। तो ये क्या है, आपकी जो विद्वानों का दृष्टिकोण है अदृश्यता की जड़ें संरचनात्मक विश्लेषण के साथ ये बताया गया है सभी चीजें। अब देखिए, यहाँ पे संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता क्यों पड़ा है ये ध्यान में रखना है। देखिए, महिला श्रम को मान्यता देने के प्रयासों के साथ लैंगिक सामाजिक संबंधों को संरचनात्मक पुनर्गठन की आवश्यकता है। जैसे सह जिम्मेदारी की मतलब पुरुषों को देखभाल की जिम्मेदारी को सक्रिय रूप से भाग लेना चाहिए और विघटन के रोकथाम, यानी जो भी अनैतिक देखभाल कार्य का बोझ है असमान रूप से स्त्रीकृत नहीं करना चाहिए। और आर्थिक भागीदारी का है कि महिलाओं को औपचारिक अव्यवस्था में पूर्ण भागीदारी सुनिश्चित करना चाहिए। इस तरह के परिवर्तन के बिना अवैनैतिक देखभाल कार्य का बोझ असमान रूप से महिलाओं पर ही रहेगा या हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को प्रभुत्वशाली समूहों के महिलाओं को घरों का पुनरुत्पादन श्रम बनाए रखने के लिए मजबूर करेगा। तो ये सब क्या है, संरचनात्मक परिवर्तन की आवश्यकता है महिलाओं के कार्य में। अब भारतीय संदर्भ में देखेंगे कानून शून्य और न्याय समीक्षा का हस्तक्षेप क्या है। वर्तमान स्थिति में देखेंगे तो भारत में कानूनी ढांचा नहीं, अभी कोई कानूनी ढांचा नहीं है जो इस प्रकार के अनैतिक कार्य को मान्यता देता है या मुआवजा देता है। इस तरह के तथ्य के बावजूद परिवारों की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ऐतिहासिक निर्णय क्या है, कन्या नायडू बनाम कामासाल अमल 2030 का एक क्या है,
निर्णय लिया गया है। मद्रास उच्च न्यायालय ने फैसला सुनाया कि घरेलू कर्तव्यों का पालन करने वाली और परिवार की देखभाल करने वाली पत्नी ने परिवार के संपत्ति के अधिग्रहण में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया गया है। अगला है, इसका महत्व बताया गया है कि यह निर्णय स्थापित करता है कि महिलाएं परिवार की संपत्ति में सीधे हिस्से की हकदार है और घरेलू श्रम को आर्थिक योगदान के रूप में मान्यता देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है ये। तो इसको एग्जाम में आप कोट कर सकते हैं। अगला है वैश्विक कानूनी प्रयास के कुछ उदाहरण है। जैसे बोलिविया ने संविधान के अनुच्छेद 338 में घर पर काम को एक आर्थिक गतिविधि के रूप में मान्यता दिया है, जो कि अतिरिक्त मूल्य बनाती है और सामाजिक कल्याण और धन का उत्पादन करती है। गृहिणियां कानून के अनुसार सामाजिक सुरक्षा की हकदार भी हैं। ठीक है, त्रिनिदाद और टोबैगो ने भी बनाया है अवैनैतिक कार्य की गणना अधिनियम 1996 के तहत, और अनैतिक कार्य घर का काम काज, बच्चों बुजुर्गों का, विकलांगों का देखभाल और विभाजित करने का मौद्रिक मूल्य निर्धारित करने की आवश्यकता है। अर्जेंटीना ने भी घरेलू कर्मचारियों के लिए काम, महिलाओं और बच्चों को परिवार के लिए अनैतिक देखभाल कार्य के लिए पेंशन, क्रेडिट, सामाजिक सुरक्षा यान के बारे में भी काम किया है। महत्वपूर्ण अंतर यह है कि कोई भी कानून और नीति अर्थव्यवस्था और परिवार को चलाने के लिए महिलाओं द्वारा किए गए मानसिक और भावनात्मक श्रम को मान्यता नहीं देती है। सब में यही बात को कैप्चर किया गया है। अब निष्कर्ष क्या है? निष्कर्ष है कि कानूनी मान्यता देना यानी घरेलू देखभाल और भावनात्मक श्रम के लिए व्यापक ढांचे कानूनी निर्माण करना, सामाजिक परिवर्तन यानी लैंगिक भूमिकाओं का पुनर्गठन और देखभाल की सह जिम्मेदारी को भी देखना, और नीतिगत समावेश, राष्ट्रीय बजट और नीति ढांचों महिला श्रम को उचित रूप से शामिल करना, सभी प्रकार के श्रम मापन और मान्यता में उचित पुरस्कार प्रदान करना, और लास्ट में आपका अंतिम विचार यह है कि जब तक हम एक वैश्विक समाज के रूप में अपने रोजमर्रा के जीवन में इस श्रम को पहचानने में विफल रहते हैं, तब तक हम न्याय और समानता की दिशा में प्रगति कर सकते हैं, कभी नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, तो वही आपका क्या है, भावनात्मक श्रम सबसे अदृश्य आयाम है, यानी भावनात्मक जो श्रम है सबसे अदृश्य आयाम है। श्रम के किसी भी पुनर्मूल्यांकन में भावनात्मक श्रम का अवसर अदृश्य कारक शामिल होना चाहिए। घरेलू स्तर क्या है? संबंधों को बनाए रखने, घरेलू गतिशीलता का प्रबंध करना। सामुदायिक स्तर है दूसरे की भलाई का समर्थन करना, सामाजिक संबंधों को मजबूत करना। तो एक घरेलू भावनात्मक श्रम है। आर्थिक स्तर से देखेंगे तो व्यापक आर्थिक प्रणालियों में बनाए रखने की महत्वपूर्ण भूमिका श्रम नीति और व्यवहार में व्यवस्थित रूप से स्वीकृत करता है। तो यही आपका एडिटोरियल था, द स्ट्रगल टू काउंट वुमेन लेबर, यानी कि वुमेन का जो भी लेबर है यानी काम करती है मैंने उनको काउंट अभी नहीं किया जा सकता है, और अभी कोई भी देश उसको ध्यान में नहीं ले रहा है। अगला है हमारा पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, कॉन्स्टिट्यूशनल चेंज एंड द मिलिट्री होल्ड ओवर पाकिस्तान। ये क्या है? हमारा एक टेक्स्ट और कॉन्टेक्स्ट का आर्टिकल है, इसको हम देखेंगे। देखिए, पाकिस्तान की राजनीति अस्थिरता और संवैधानिक परिवर्तन और सेना का प्रभुत्व, ठीक है, और ये पाकिस्तान का राजनीति के बारे में दर्शाता है। देखिए, कमजोर नागरिक संस्थाएं हो गई है। स्वतंत्रता के बाद पाकिस्तान के नागरिक संस्थाएं बहुत ही कमजोर हो गई हैं, जो पर्याप्त चाहिए, जैसे राजनीतिक दल, न्यायपालिका और संसद, सभी ने अपना प्रभुत्व के सामने संघर्ष रखा है। अपने किसी को भी नहीं देखा कि वहाँ प्रधानमंत्री 5 सालों तक रहे हैं। भ्रष्टाचार और कुशासन, नागरिक नेताओं द्वारा बार बार भ्रष्टाचार और कुशासन ने सेना के हस्तक्षेप के लिए औचित्य प्रदान किया है। हर बार सेना ने व्यवस्था बहाल के नाम पर कदम रखा है, ठीक है। सामाजिक विभाजन, सामाजिक विभाजन यह है कि जातीय, भाषाई और क्षेत्रीय विभाजन ने राष्ट्रीय एकता को कमजोर किया है। पंजाबी, सिंधी और पश्तून, बलूची और उर्दू भाषी ने समुदायों के बीच तनाव लगातार बना है। और भू राजनीतिक उलझाव को देखेंगे तो अफगानिस्तान, कश्मीर और भारत के साथ संबंधों ने सेना का राष्ट्रीय सुरक्षा का संरक्षण बना दिया है। यह भूमिका उन्हें राजनीतिक में गहराई से शामिल रखती है। तो ये भी हमारे क्या है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है।
अब थोड़ा सा इसके विभाजन वाला इतिहास पर देखेंगे तो विभाजन के भाषा और पहचान का संघर्ष हुआ। पाकिस्तान के शुरुआती वर्ष आसान थे, जिन विभाजन के बाद 11वें वर्ष में 7 प्रधानमंत्री आए और राजनीतिक उथल पुथल के पीछे जातीय भाषाई क्षेत्रीय विभाजन थे। यानी वहाँ भी 11 वर्षों में जब 7 प्रधानमंत्री आए तो इसको इंस्टेबिलिटी नहीं कर पाए। भाषा का संघर्ष, उर्दू को राष्ट्रीय भाषा बनाया गया, लेकिन यह केवल 3 से 5% लोगों द्वारा बोली जाती थी। बांग्ला 50% से अधिक मातृभाषी थे, तो ये प्रॉब्लम एक थी। 1952 का आंदोलन, ढाका में व्यापक विरोध प्रदर्शन ने, जिसमें बांग्ला की मान्यता और पूर्वी पाकिस्तान की व्यवस्था उपेक्षा के खिलाफ आवाज उठाई गई। ठीक है, और 1947 से लेकर अब तक पाकिस्तान की नागरिक सरकारें नियंत्रित करने में संघर्ष करती रही है। जिन्ना की शुरुआती हानि, गहरे जातीय और भाषाई विभाजन का भ्रष्टाचार, नागरिक संस्थानों को लगातार कमजोरी ने सेना को देश का सबसे सुसंगत और शक्तिशाली संगठन के रूप में उभरने का कोशिश किया है। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उदय। अब फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का उदय कैसे हुआ? 4 दिसंबर 2025 को पाकिस्तान ने कुछ परिचित के साथ चिंताजनक देखा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने देश का पहला चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स नियुक्त किए गए, और जबकि वो भी अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ काउस के पद पर थे। देखिए, 27वें संशोधन के कानूनी में बदलाव करके और सैन्य नेतृत्व के हाथ में अभूतपूर्व अधिकार केंद्रित किया गया आसिम मुनीर के हाथों में। यह कोई नाटकीय तख्तापलट नहीं था, बल्कि नियंत्रण की धीमी लेकिन निरंतर कसावट थी। यानी ये परिवर्तन तो हो रहा था, लेकिन धीरे धीरे सरकार को अपने ग्रिप में लिया जा रहा है। अब यहाँ पे एक पॉइंट है ऑपरेशन सिंदूर के बाद, जिसने सार्वजनिक रूप से बताया कि पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ बढ़त हासिल की है। जनरल मोदी ने अपना कद बढ़ा लिया और विश्व नेताओं के साथ बैठकें करने लगा, जिससे उसने चिंता व्यक्त की। अब देखेंगे पाकिस्तान में सैन्य हस्तक्षेप का इतिहास कहा रहा। तो 1958 में जनरल अयूब खान ने सत्ता संभाली और पहला यहीं पर सेना प्रधान फिरोज खान ने नून को बर्खास्त किया और मार्शल लॉ लागू कर दिया। जनरल अयूब ने बिना किसी युद्ध के जीते खुद को फील्ड मार्शल घोषित कर लिया है। तो ये पहला हो गया। दूसरा 1969 में याह्या खान का दौर। 1970 के चुनाव के बाद पूर्व पाकिस्तान में शेख मुजीबुर रहमान की जीत को नकारा गया, क्रूर दमन किया गया, जन विद्रोह किया गया और 1971 के युद्ध के बाद बांग्लादेश का उदय हो गया। 1977 और 88 में देखेंगे तो जिया उल हक का शासन आया। जनरल जिया ने ऑपरेशन फेयर प्ले के तहत 7 एशियाई और भुट्टो को फांसी दी और 11 साल तक चल रहे शासन को निंदा के और सख्त कानून बनाए। 1999 मुर्शुफ का युग था। जनरल परवेज मुशर्रफ ने नवाज शरीफ का सरकार को तख्तापलट कर दिया और कारगिल संकट के बाद उन्होंने खुद को सुधारवादी के रूप में प्रस्तुत कर दिया। यानी जितना भी सेना आया है अपने आप को भारत के प्रति मतलब अभूतपूर्व जीत को दिखाया है। 2018 से 24 में देखेंगे तो इमरान खान की कहानी है। सेना ने समर्थन में सत्ता में आए इमरान खान को स्वायत्ता दिखाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से हटाया गया और चुनावी को इनको ले जाकर जेल में बंद कर दिया गया है अभी फिलहाल में। निष्कर्ष में देखेंगे तो वही आपका 2008 से सभी क्या है आपको दिखाया गया है कि क्या क्या स्थिति रहा। अगला है रेड फोर्ट ब्लास्ट एक्यूज यूज्ड घोस्ट सिम कार्ड टू स्टे इन टच विथ हैंडल इम्पैक्ट। अब देखिए जो दिल्ली लाल किले के पास ब्लास्ट हुआ कार ब्लास्ट, उसमें घोस्ट सिम कार्ड का यूज किया गया पाकिस्तान में जो हैंडलर है उनके कांटेक्ट के लिए। तो वो है क्या कि रेड फोर्ट में आरएफओ ने पाकिस्तान के संपर्क के लिए घोस्ट सिम कार्ड का इस्तेमाल किया। देखिए 10 नवंबर की घटना ने 15 लोगों की मौत हुई। जांच में खुलासा हुआ कि डॉक्टरों ने पाकिस्तानी हैंडलर के साथ समन्वय के लिए एंटी फ्रॉड एप्स और गुप्त सिम कार्ड का जटिल नेटवर्क का इस्तेमाल किया है। अब यह है क्या, सीमा पर सक्रिय संरचना है। ये देखेंगे सिम कार्ड का सक्रिय का समझौता किए गए सिम कार्ड कई पाकिस्तानी अधिकृत कश्मीर या पाकिस्तान के संदेश प्लेटफॉर्म पर सक्रिय हैं। ठीक है, भौतिक सिम के बिना संचालन, हैंडलर ने उन सुविधाओं को फायदा उठाया जो डिवाइस में भौतिक सिम के बिना मैसेजिंग एप्स चलाने के लिए अनुमति देते हैं। जैसे व्हाट्सअप है, व्हाट्सअप में एक बार सिम लगा दीजिएगा उसके बाद निकाल दीजिएगा तो व्हाट्सअप चलता रहेगा।
विस्फोटक प्रशिक्षण जैसे मॉड्यूल यूट्यूब के माध्यम से आईईडी इन्वर्टर एक्सप्लोसिव डिवाइस असेंबली सीखने के लिए निर्देशित किया गया है। यानी यूट्यूब के माध्यम से अपना बम बनाना, कहाँ पे एक्सप्लॉइट करना, ये सब सीखा गया है। हमले की योजना ने हेंड्रस ने हिटलरलैंड हमलों की साजिश रचने में मदद की है। हेंड्रस ने हिटलरलैंड हमलों की साजिश रचने में क्या किया है, मदद किया है। तो अब देखिए आधार विवरण का दुरुपयोग किया गया है, जो आधार है उसका दुरुपयोग किया गया है। अधिकारियों ने बताया कि सेकेंडरी डिवाइस के लिए सिम कार्ड बेखबर नागरिकों के नाम पर जारी किया गया है और जिनके आधार का दुरुपयोग किया गया है उनके सिम पर क्या किया गया है, इसको इस्तेमाल किया गया है। दोहरे फोन का रणनीति भी किया गया है। इसमें स्वच्छ फोन यानी व्यक्तिगत पेशेवर उपयोग के लिए अपने नाम पर पंजीकृत संदेश से बचने के लिए सामान्य गतिविधि का इस्तेमाल करना। आतंकी का फोन क्या है, पाकिस्तान में हैकर के साथ व्हाट्सएप टेलीग्राम संचार के लिए विशेष रूप से उपयोग किया गया है। तो इसमें ये व्यवस्था दिखाई गई है। मुख्य बिंदु क्या है कि 15 लोगों की मौत हुई 10 नवंबर को रेड फोर्ट के सामने। ठीक है, घोस्ट सिम कार्ड है। दोहरे फोन के आधार पर विवरण के दुरुपयोग ने बनाया गया डिजिटल संचार नेटवर्क। डॉक्टरों की संलिप्तता क्या है कि व्हाइट कलर आतंकी मॉड्यूल में डॉक्टर शामिल थे, यानी व्हाइट कलर बोला गया है डॉक्टरों को, यानी डॉक्टर के रूप में आतंकी थे जिन्होंने परिष्कृत तकनीक का इस्तेमाल किया है। नए सुरक्षा क्या है कि केंद्र ने ऐप आधारित सेवाओं के लिए सक्रिय सिम कनेक्शन अनिवार्य कर दिया गया है। ठीक है, नहीं यानी कि जो ऐप है आधारित मतलब जैसे व्हाट्सएप है, तो अब सिम रहेगा तभी चलेगा, सिम नहीं रहेगा तो नहीं चलेगा। केंद्र का नया निर्देश क्या है कि इन सुरक्षा खामियों को दूर करने के लिए केंद्र ने 28 नवंबर को एक निर्देश जारी किया जिसमें अनिवार्य आवश्यकता यानी ऐप आधारित संचार को सेवाओं को डिवाइस के भीतर एक सक्रिय भौतिक सिम कार्ड से लगातार जुड़ा होना चाहिए, तभी ये क्या होगा, चलेगा, नहीं बरतो नहीं चलेगा। अगला है हमारा एयरफोर्स चीफ कॉल्स फॉर टाइमली डिलीवरी ऑफ कॉम्बैट एयरक्राफ्ट। तो ये हमारा क्या है, न्यूज है। इसमें देखेंगे समय पर डिलीवरी की आवश्यकता पर बल, यानी हमारे चीफ ने बोले हैं कि हमें जो भी एयरक्राफ्ट मिले हैं उनको समय पर क्या करना चाहिए, डिलीवर करना चाहिए, तभी हम 2047 तक एक विकसित भारत को लक्ष्य को प्राप्त कर सकेंगे। ठीक है, और ये आपका न्यूज है, आप देख सकते हैं। भारतीय वायुसेना और LDF तेजस 2025 वर्षों की उड़ान, यानी इसमें भारतीय वायुसेना की जो तेजस है उनकी सराहना करते हुए इसमें बताया गया कि रक्षा प्रौद्योगिकी ने आत्मनिर्भरता की दिशा में एक भारत की यात्रा को तय किया है तेजस ने। अब देखिए अत्याधुनिक स्वदेशी प्रौद्योगिकीकरण है, कार्बन कंपोजिट यानी हल्के और मजबूत सामग्री के उपयोग को विमान के वजन में कम करने के लिए। ग्लास कप किट क्या है कि आधुनिक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट और नियंत्रण है। फ्लाई बाय वायर नियंत्रण क्या है कि उन्नत डिजिटल उड़ान नियंत्रण प्रणाली है। हल्की सामग्री क्या है कि प्रदर्शन और दक्षता बढ़ाने के लिए नवीन सामग्री है। इन प्रौद्योगिकियों ने तेजस की एक चौथी पीढ़ी युद्ध विमान बनाया है जो भारतीय रक्षा क्षमताओं को मजबूत करता है। अब देखिएगा LAC तेजस का 25 वर्षों का सफल उड़ान में 25 वर्ष के उड़ान में 5600 माने क्या है फ्लाइटों को सफलतापूर्वक किया है और 100+ डिजाइन केंद्र यानी कार्यान्वयन से जुड़े संस्थान से भी जुड़े हैं। इसके वैमानिक विकास एजेंसी ADA ने डिजाइन को विकसित किया गया तेजस भारतीय विमान इंजीनियरिंग एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। तो अब निष्कर्ष में देखेंगे कि भारतीय एरोस्पेस का उज्जवल भविष्य क्या है कि समय पर डिलीवरी करना चाहिए, परिचालन तत्परता सुनिश्चित करना, स्वदेशी नवाचार यानी आत्मनिर्भरता पर जोर देना, विकसित भारत 2047 को राष्ट्रीय के सोच में डालना और इसको पूरा करना। तो ये रहा हमारे जितने भी क्या रहा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से द हिंदू का करंट अफेयर्स रहा। तो आप इसमें जो भी हमारे हैं उसको विकसित भारत के लक्ष्य में ही कर देते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।